मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, साम्यवाद पर आधारित उपन्यास माँ के अब तक मैं 41वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 42वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। सोफिया पहले ही घर पहुंच गई थी। वह बहुत घबराई हुई और उद्विग्न थी और दांतों में सिगरेट दबाए हुए थी। घायल लड़के को कोच पर लिटाकर उसने जल्दी से उसके सिर की पट्टी खोली और सिगरेट के धुएं के कारण आंखें मिचमिचाकर आदेश देने लगी। इवान दलिनोविच वह आ गया। निलोना, थक गई तुम? डर गई थी क्यों? अच्छा, अब आराम कर लो। निकोलाई, निलोना को एक गिलास में थोड़ी सी पोड़ तो दे दो। माँ पर जो कुछ बीती थी उसका आघात अभी तक उसके हृदय से दूर नहीं हुआ था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और सीने में तीव्र पीड़ा हो रही थी। मेरी फिक्र ना करो, उसने बुदबुदा कर कहा, पर उसके रोम रोम में यह इच्छा समाई हुई थी कि कोई उसकी देखभाल करे, बड़े प्यार से उसकी छोटी सी छोटी जरूरत की ओर ध्यान दे। निकोलाई, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, दूसरे कमरे में से आया और माँ ने देखा कि उसके साथ डॉक्टर इवान दलिनोविच भी था, जिसके उलझे हुए बाल शाही के कांटों की तरह खड़े थे। वह सीधे इवान के पास गया और झुककर उसे देखने लगा। पानी, उसने कहा, बहुत सा पानी ले आओ और थोड़ी सी रुई और साफ कपड़ा। माँ रसोई की तरफ चली गई, पर निकोलाई ने बांह पकड़कर उसे खाने के कमरे में पहुंचा दिया। वह काम सोफिया से करने को कहा गया था। उसने बड़ी नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम बहुत परेशान हो। क्यों, हो ना? उसकी सहानुभूति भरी पैनी दृष्टि के आगे माँ अपने आप को वश में न रख सकी। ओह, क्या हो गया है? उसने सिसक सिसक कर रोते हुए कहा, लोगों को उन्होंने किस बेरहमी से मारा, उनको तलवार से काट कर रख दिया। मैंने सब देखा। निकोलाई ने माँ को शराब का गिलास देते हुए सिर हिलाकर कहा, दोनों ही तरफ लोग पागल हो गए थे, लेकिन तुम परेशान न हो। वे तलवार के चपटे से मार रहे थे। मालूम होता है सिर्फ एक आदमी को गहरी चोट आई है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था और मैं उसे झगड़े में से बाहर निकाल लाया। निकोलाई की बात से माँ को कुछ धीरज बंधा। कमरे के सुखकर और प्रकाशमय वातावरण से भी उसके हृदय को काफी शांति मिली। उसने बड़ी कृतज्ञता से निकोलाई को देखा। तुम्हें भी मार पड़ी? माँ ने पूछा। नहीं, मेरा हाथ तो शायद मेरी ही गलती से कट गया। मैंने लापरवाही में अपना हाथ किसी चीज पर मार दिया। थोड़ी सी खाल उधड़ गई। लो, चाय पी लो, बाहर ठंडक है और तुम कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हो। माँ ने प्याली लेने के लिए हाथ बढ़ाया और देखा कि उसकी उंगलियों पर खून सूख गया था। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचकर अपनी गोद में रख लिया। उसका साया भीगा हुआ था। उसकी भौवें ऊपर को चढ़ गईं और वह आंखें फाड़कर अपनी उंगलियों को घूरती रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे चक्कर आ रहा था। पावेल भी, मुमकिन है ये लोग उसके साथ भी ऐसा बर्ताव करें। इवान दलिनोविच वास्कट पहने और कमीज की आस्तीनें समेटे हुए कमरे में आया। उसने निकोलाई के मुख प्रश्न का उत्तर बड़ी ऊंची आवाज में दिया। चेहरे पर का जख्म तो कोई खास गहरा नहीं है, मगर इसकी खोपड़ी की हड्डी चिटक गई है। हालांकि ज्यादा नहीं चिटकी है। बहुत जीवट आदमी है, मगर खून बहुत बह गया है। इसे अस्पताल न भेज दें? क्यों, यहीं रहने में क्या हर्ज है? निकोलाई ने कहा, आज तो ठीक है और शायद कल भी।
लेकिन फिर उसके बाद से मुझे ज़्यादा आसानी इसी में होगी कि वह अस्पताल में रहे। मुझे मरीजों को उनके घर जाकर देखने की फुर्सत नहीं मिलती। कब्रिस्तान वाली घटना के बारे में तुम एक पर्चा तैयार कर सकते हो। तैयार कर दूंगा, निकोलाई ने कहा। माँ चुपचाप उठकर रसोई की तरफ चल दी। कहाँ जा रही हो नीलोना? निकोलाई ने बड़े आग्रह से उसे रोक कर पूछा। सोफिया तुम्हारी मदद के बिना ही सारा काम कर लेगी। माँ ने उसे एक नज़र देखा और कांपते हुए तथा विचित्र ढंग से हंसकर कहा, मैं खून से लथपथ हूँ। अपने कमरे में कपड़े बदलते समय वह इस बात पर आश्चर्य करती रही कि ये लोग कैसे इतने निश्चिंत रहते हैं और इतनी भयानक बातों को कैसे इस तरह हंसकर बर्दाश्त कर लेते हैं। इन विचारों ने उसकी उद्विग्नता को शांत कर दिया और उसके हृदय से भय दूर हो गया। जब वह उस कमरे में आई जहां वह घायल लड़का लेटा हुआ था, तो उसने देखा कि सोफिया झुककर उससे कुछ बातें कर रही है। कामरेड, बेकार की बातें ना करो, वह कह रही थी। मेरी वजह से औरों को तकलीफ होती होगी। उसने दबी जबान से प्रतिरोध किया। अच्छा, बातें न करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। माँ सोफिया के कंधे पर हाथ रखे उसके पीछे खड़ी थी और लड़के के सफ़ेद चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और सोफिया को बता रही थी कि गाड़ी में बैठकर जब वह न जाने कैसी कैसी खतरनाक बातें बदबदा रहा था, तब वह कितना डर गई थी। इवान की आंखें बुरी तरह जल रही थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, उसने शर्माते हुए कहा। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं, सोफिया ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा। अब तुम सो जाओ। वे बैठक में चले गए और बड़ी देर तक दिन की घटनाओं पर चर्चा करते रहे। उन्होंने उसको अतीत की बात मान लिया था और वे दृढ़ विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे और अगले दिन के काम की योजनाएं बना रहे थे। चेहरे पर थकान के चिन्ह होने पर भी उनके विचारों में साहस था और काम की बातें करते समय वे स्वयं अपने प्रति असंतोष को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। डॉक्टर कुछ घबराकर कुर्सी पर पहलू बदलकर बैठ गया। आजकल केवल प्रचार ही काफ़ी नहीं है, उसने अपने ऊंचे और तीखे स्वर में कुछ नरमी लाने का प्रयत्न करते हुए कहा। नौजवान मजदूर ठीक कहते हैं, हमें अपने आंदोलन क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ, मजदूर ठीक कहते हैं। निकोलाई त्योरियों पर बल डालकर डॉक्टर के स्वर में बोला। हर तरफ से यही शिकायत आती है कि पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती, फिर भी हम अभी तक एक अच्छा सा छापाखाना नहीं खोल पाए हैं। लुधमिला काम करते करते अपनी जान दिए दे रही है। अगर हमने उसकी मदद के लिए कोई आदमी न दिया तो किसी दिन वह बीमार हो जाएगी। विश्वचकों के बारे में क्या ख्याल है? सोफिया ने पूछा। वह शहर में नहीं रह सकता। वह तो तभी काम शुरू कर सकता है जब हम नया छापाखाना कायम कर लें, लेकिन जब तक हमें एक और आदमी न मिल जाए तब तक हम यह भी तो नहीं कर सकते। मुझसे काम नहीं चलेगा? माँ ने चुपके से पूछा। तीनों कुछ बोले बिना कई क्षण तक उसे देखते रहे। यह भी अच्छा विचार है, सोफिया ने खुश होकर कहा। नीलोना, यह काम तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, निकोलाई ने रुखाई से कहा। तुम्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि तुम पावेल से नहीं मिल सकोगी, और फिर आमतौर पर भी इससे पावेल को तो कोई खास नुकसान होगा नहीं, माँ ने आह भर कर कहा। और सच पूछो तो मेरे लिए भी उससे मिलने जाना एक मुसीबत है। मुझे उससे बात नहीं करने दी जाती। बस मैं वहाँ खड़े खड़े बेवकूफ़ों की तरह उसे देखती रहती हूँ और वे लोग मेरे मुंह को घूरते हैं कि कहीं मैं उससे कोई ऐसी बात न कह दूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ से वह बिल्कुल थक कर चूर हो गई थी, इसलिए शहर के कोलाहल से दूर रहने की संभावना उपस्थित होते ही उसने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर निकोलाई ने बातचीत का विषय बदल दिया।
इवान, तुम क्या सोच रहे हो? उसने डॉक्टर को संबोधित करते हुए कहा। डॉक्टर ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। मैं सोच रहा था कि हम लोग कितने थोड़े हैं, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। हमें ज़्यादा मेहनत से काम करना होगा। हमें पावेल और अंद्रेई को भी राजी करना होगा कि वे जेल से भाग आएं। वे दोनों बहुत काम के हैं। हम उन्हें इस तरह वहां बेकार नहीं बैठा रहने दे सकते। निकोलाई ने भवें सिकोड़कर अपना सिर हिलाया और एक नज़र माँ पर डाली, यह समझकर कि वे लोग उसके सामने उसके बेटे के बारे में बात करने में संकोच करते थे। माँ उठकर वहाँ से चली गई। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उसकी इच्छा को ठुकरा दिया था। वह आंखें खोले बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी फुसफुसाहट सुन रही थी। उसका हृदय आतंक से भर उठा। उस दिन की अशुभ सूचक घटनाएं उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, पर वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। हृदय को उद्विग्न करने वाली सारी स्मृतियों को दूर हटाकर वह केवल पावेल के बारे में सोचने लगी। वह चाहती थी कि वह आज़ाद हो जाए, पर साथ ही उसे डर भी लगता था। उसे ऐसा आभास होता था कि उसके चारों ओर की सारी घटनाएं एक चरम बिंदु की ओर, किसी भीषण संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। लोग अब तक धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन करते आए थे, पर अब भविष्य की आशंका से उनकी भावनाओं में एक उत्तेजना आ गई थी। उनकी झुंझलाहट बहुत बढ़ गई थी। चारों ओर उसे भांति भांति के शब्द सुनाई देते थे और हर चीज से असंतोष टपकता था। जब भी कोई पर्चा बांटता तो बाजार में, दुकानों में, नौकरों और दस्तकारों के बीच उस पर गर्मा गर्म बहस होती। शहर में जब भी कोई गिरफ्तार होता तो लोग भयभीत और चिंतित होकर इस पर चर्चा करते कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी अनजाने ही उनकी बातों में सहानुभूति की झलक उत्पन्न हो जाती। अधिकाधिक वह साधारण लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनती जिन्हें सुनकर उसे स्वयं एक जमाने में डर लगता था। विद्रोह, समाजवादी, राजनीति आदि। यदि कोई इन शब्दों का प्रयोग व्यंग के साथ करता तो उस व्यंग के पीछे कौतूहल छुपा होता। यदि द्वेष के साथ करता तो उस द्वेष के पीछे भय छुपा होता। और यदि कोई सोच समझकर इनका प्रयोग करता तो उस विचारशीलता में आशा भी होती और चुनौती भी। गतिहीन जीवन के इस अंधकारमय जल विस्तार पर असंतोष के घेरे धीरे धीरे बढ़ते गए। जो विचार अब तक दबे हुए थे वे जाग पड़े और दिन की घटनाओं को चुपचाप स्वीकार कर लेने की अब तक की प्रवृत्ति भंग हो गई। दूसरों की अपेक्षा माँ इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि जीवन की क्रूर विधि का ज्ञान उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक था। और अब जीवन में बढ़ती हुई विचारशीलता और असंतोष को देखकर वह प्रसन्न भी हुई और भयभीत भी। प्रसन्न इसलिए कि उसे इसमें अपने बेटे के प्रयासों का फल दिखाई देता था, और भयभीत इसलिए कि वह जानती थी कि अगर वह जेल से भाग निकला तो वह फिर इस संघर्ष में सबसे आगे खड़ा होगा जहां खतरा सबसे ज्यादा था, और वहां वह मारा जाएगा। कभी कभी उसके बेटे की आकृति कहानियों के नायकों का रूप धारण कर लेती और वे सभी अच्छे और प्रेरणामय शब्द जो उसने अपने जीवन में सुने थे, वे सभी लोग जिनको उसने अपने जीवन में सराहा था, और वे सभी ज्योतिर्मय तथा वीरतापूर्ण बातें जिनसे वह परिचित थी, उसकी बेटे की आकृति में मूर्त हो उठती थी। उस समय उसका हृदय गर्व और ममता से भर उठता और वह चुपचाप भाव विह्वल होकर उसकी कल्पना करने लगती। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह सोचती, परंतु फिर उसकी मातृत्व की भावना बृहत्तर मानवता के प्रति उसकी भावनाओं को उसके हृदय से दूर कर देती, उन्हें इस तरह नष्ट कर देती जैसे वे किसी प्रचंड ज्वाला में भस्म हो गई हों, और उसकी उदात्त भावनाओं की राख में केवल यही एक व्यथित विचार स्पंदन करता था, वे उसे मार डालेंगे, वे उसे मार डालेंगे।
मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 42वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के 43वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अगले दिन दोपहर के समय वह जेल के दफ्तर में पावेल के सामने बैठी अपनी धुंधली आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। वह उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसे वह पर्चा कैसे दे जो वह अपनी उंगलियों में दबाए हुए थी। मैं मजे में हूं और बाकी सब लोग भी मजे में हैं, पावेल ने धीरे से कहा। तुम कैसी हो? ठीक हूं। येगोर इवानोविच मर गया, माँ ने बिल्कुल यंत्रवत उत्तर दिया। ओह, पावेल ने चौंक कर कहा और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे दफन करते वक्त पुलिस ने झगड़ा शुरू कर दिया और एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। माँ बड़े भोलेपन से कहती रही। नायब जेलर ने जबान से एक चिचकारी ली और उछलकर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी बातें कहने की मनाही है? उसने बुदबुदा कर कहा। राजनीति की बातें करने की इजाजत नहीं है। माँ भी खड़ी हो गई। मैं राजनीति की नहीं बल्कि एक झगड़े की बातें कर रही थी, माँ ने खिसिया कर कहा। सचमुच बड़े जोर की लड़ाई हुई। एक आदमी की तो उन लोगों ने खोपड़ी भी खोल दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि इस बात की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि किसी ऐसी बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यानी तुम सिर्फ अपने खानदान, अपने घर और ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात कर सकती हो। यह महसूस करते हुए कि वह गड़बड़ा गया है, वह फिर मेज पर जाकर बैठ गया और कागज उलटने पलटने लगा। इन सब बातों की जिम्मेदारी मुझ पर आती है, उसने उकताए हुए स्वर में उत्तर दिया। मौका देखकर माँ ने जल्दी से रुक्का पावेल के हाथ में थमा दिया और संतोष की सांस ली। मालूम नहीं किन बातों के बारे में बात करने की इजाजत है, उसने कहा। मालूम तो मुझे भी नहीं है, पावेल ने हंसकर कहा। तो फिर यहाँ आते क्यों हो? नायब जेलर ने झुंझलाकर उत्तर दिया। यह तक मालूम नहीं कि क्या बात करनी चाहिए, बस आ जाते हैं लोगों को परेशान करने। क्या मुकदमा जल्दी चलने वाला है? माँ ने पूछा। सरकारी वकील अभी कुछ दिन हुए आया था। वह कह रहा था कि मुकदमा जल्दी ही होगा। उन्होंने इसी तरह की दो चार छोटी मोटी बातें की और माँ ने देखा कि पावेल उसे बड़े प्यार से देख रहा है। वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर था। वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। सिर्फ उसके हाथ कुछ सफ़ेद हो गए थे और दाढ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण उसकी उम्र बहुत ज़्यादा मालूम होने लगी थी। माँ उसे एक खुशखबरी सुनाना चाहती थी। वह उसे निकोलाई के बारे में बताना चाहती थी। इसलिए उसने उसी मासूमियत के साथ जिससे कि वह अब तक छोटी मोटी बातें कर रही थी, कहा, उस दिन तुम्हारे धर्मपुत्र से भेंट हुई थी। पावेल चुपचाप प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। माँ उसे वेसेच्को के चेहरे पर चेचक के दागों की याद दिलाने के लिए अपने गालों पर उंगलियों से संकेत करने लगी। वह लड़का ठीक चल रहा है, उसे जल्दी ही काम मिल जाएगा। पावेल समझ गया और उसने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उल्लास भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, उसने कहा। अच्छा, और तो कोई बात कहने को है नहीं, माँ ने कहा। वह अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न थी और अपने बेटे की खुशी में वह भी खुश थी। पावेल ने विदा होते समय उसका हाथ कसकर दबाते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। यह उल्लासमय आभास कि वे दोनों एक दूसरे के कितने निकट हैं माँ पर तेज शराब के नशे की तरह छा गया। उसका उत्तर देने को माँ को शब्द नहीं मिल रहे थे, इसलिए वह चुपचाप उसका हाथ थामे रही। जब वह घर पहुंची तो सासा वहां उसका इंतजार कर रही थी। जिस दिन माँ पावेल से मिलने जेल जाती थी, सासा आमतौर पर उस दिन उससे मिलने जरूर आती थी। वह कभी पावेल के बारे में कुछ नहीं पूछती थी और अगर माँ खुद ही उसका जिक्र न करती
तो वह माँ की आंखों में आंखें डालकर देखती रहती और इस प्रकार अपनी उत्सुकता को शांत करती। परंतु इस बार उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, वह कैसा है? ठीक है। तुमने रुक्का दे दिया उसे? हाँ। तुम देखती कि मैंने किस चालाकी से उसके हाथ तक रुक्का पहुंचा दिया। पढ़ा था उसने? वहां वहां कैसे पढ़ सकता था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सासा ने धीरे से कहा, हम 1 हफ्ते तक और इंतजार करना पड़ेगा। पूरे 1 हफ्ते? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वह राजी हो जाएगा? सासा भवें चढ़ाकर बड़ी उत्सुकता से मां को देखती रही। मैं कुछ कह नहीं सकती, मां ने सोचते हुए कहा। अगर कोई खतरे की बात नहीं होगी तो राजी क्यों नहीं हो जाएगा? सासा ने अपना सिर झटका। भला तुम्हें मालूम है कि रोगी को खाना क्या दिया जाता है? सासा ने रुखाई से पूछा। उसे भूख लगी है, वह कुछ भी खा सकता है। जरा रुको, मैं अभी। वह रसोई में चली गई और सासा भी उसके पीछे हो ली। मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर दूंगी। अरे नहीं, रहने दो। माँ ने झुककर चूल्हे में से एक लोटा निकाला। एक बात कहनी थी मुझे, लड़की ने धीमे से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें मानो वेदना से फट गईं और उसने कांपते हुए होठों से बहुत ही दबी जबान में कहा, मैं यह कहना चाहती थी कि मुझे पूरा यकीन है कि वह राजी नहीं होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम किसी तरह समझा बुझाकर उसे राजी कर लो। हम लोगों को उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उससे कहना कि जिस लक्ष्य के लिए वह लड़ रहा है उसके लिए यह जरूरी है। उससे कहना कि मुझे उसके स्वास्थ्य की तरफ से बड़ी चिंता है। तुम खुद ही देख लो, अभी तक मुकदमे की तारीख भी तय नहीं हुई है। यह स्पष्ट था कि उसे यह सब कहने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ रहा था। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और वह आंखें चुराए सीधी तनकर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो थक कर अपनी आंखें मूंद लीं और अपना होठ काटने लगी। माँ को उसकी बंद मुट्ठी में उंगलियों के चटकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सासा की इस आकस्मिक घोषणा से पेला गया निलोना कुछ बौखला गई, पर सासा के हृदय की भावनाओं को समझकर उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। मेरी बच्ची, उसने उदास स्वर में कहा। वह अपने अलावा किसी की बात सुनता कब है? किसी की नहीं सुनता। थोड़ी देर तक वे दोनों एक दूसरे से लिपटी वहां चुपचाप खड़ी रही। फिर सासा ने चुपचाप अपने आप को माँ के बहुपास से छुड़ा लिया। तुम ठीक कहती हो, उसने कांपते हुए कहा। मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने कहा। मेरे दिमाग पर एक बोझ था, सो मैंने उतार दिया। फिर बहुत ही कामकाजी ढंग से उसने शांत भाव से कहा, अच्छी बात है, लाओ अब घायल को खाना खिला दें। वह ईवान के पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि उसके सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है? बहुत तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब भी हर चीज़ धुंधली धुंधली दिखाई देती है। कमजोरी बहुत मालूम होती है, उसने उत्तर दिया और कुछ शर्मा कर कंबल अपनी ठोड़ी तक खींच लिया और इस तरह आंखें सिकोड़ कर देखने लगा मानो रोशनी में उसकी आंखें चौधिया रही हों। सासा समझ गई कि वह इतना शर्मिला है कि उसके सामने खाएगा नहीं, इसलिए वह उठकर बाहर चली गई। युवान उठकर बैठ गया और उसे बाहर जाते हुए देखता रहा। कितनी खूबसूरत है, उसने आंख मिचका कर कहा। युवान की नीली आंखों में उल्लास भरा था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और सुडौल थे और उसकी आवाज़ अभी बदल ही रही थी। तुम्हारी उम्र क्या है? माँ ने विचारमग्न होकर पूछा। 17 साल। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? गांव में। मैं जब 10 बरस का था तब से यहाँ हूँ। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके सीधे यहीं चला आया था। कामरेड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? माँ ने मुस्कुरा कर कहा। जब कोई माँ को कामरेड कहकर पुकारता था तो उसे गुदगुदी सी होती। देखिए बात यह है, उसने थोड़ी देर बाद कुछ खिसिया कर कहा। हमारे मंडल में एक विद्यार्थी हम लोगों को पढ़ाने आता था। उसने हमें पावेल ब्लासो नाम के एक मजदूर की माँ के बारे में बताया था। आपको 1 मई के जुलूस की याद है? माँ ने सिर हिलाया।
और फौरन सतर्क हो गई। वह पहला आदमी था जो सड़क पर हमारी पार्टी का झंडा लेकर निकला था। लड़के ने बड़े गर्व के साथ कहा, और उसका यह गर्व माँ के हृदय में प्रतिध्वनित होने लगा। मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। हम लोग अपना अलग जुलूस निकालना चाहते थे, मगर हम कामयाब न हो सके। हम लोग बहुत थोड़े थे, लेकिन आप देखिएगा, अगले साल हम लोग जुलूस जरूर निकालेंगे। भविष्य के उत्साह में उसके लिए सांस लेना भी कठिन हो रहा था। मैं उसी बिलासो की माँ की बात कर रहा था। उसने अपना चम्मच हिलाते हुए आखिर में कहा। उसी के बाद वह भी पार्टी में भर्ती हुई। लोग कहते हैं वह सचमुच बहुत ही कमाल की औरत है। माँ खिलकर मुस्कुरा दी। लड़के के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर उसे बड़ी खुशी हो रही थी। खुशी भी हो रही थी और कुछ परेशानी भी। वह उससे कहना चाहती थी, मैं ही हूं बिलासो की माँ, लेकिन इसके बजाय उसने अपने मन में कोमल व्यंग से कहा, तुम भी निरी बेवकूफ हो और कुछ नहीं। लो, थोड़ा सा और खा लो, जल्दी से अच्छे हो जाओ। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है। माँ ने सहसा जोश में आकर लड़के की तरफ झुककर कहा। सड़क की तरफ वाला दरवाजा खुला और शरद ऋतु की नम ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। माँ ने नजरें उठाकर दरवाजे के पास खड़ी हुई सोफिया को देखा। वह वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। कमाल हो गया। जिस तरह जासूस मेरे पीछे चल रहे हैं, उसे देखकर मालूम होता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी जायदाद मिलने वाली है। मुझे अब यहाँ से खिसक जाना चाहिए। अच्छा इवान, तुम अब कैसे हो? तबीयत पहले से अच्छी है ना? निलोना पावेल की क्या खबर है? सासा यहाँ है? उसने एक सिगरेट जलाकर बड़ी प्यार भरी नज़रों से माँ और उस लड़के को अपनी भूरी आंखों से देखा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना एक के बाद एक सवाल पूछती रही। माँ उसे देखकर मुस्कुराती रही। मुझे भी अब इन नेक लोगों में गिना जाने लगा है, उसने सोचा। वह फिर ईवान के पास चली गई। बेटा, जल्दी से अच्छे हो जाओ, उसने कहा। यह कहकर वह खाने के कमरे में गई, जहां सोफिया सासा से बातें कर रही थी। उसने 300 कापियां तैयार कर ली हैं। अगर इसी तरह वह काम करती रही तो किसी दिन मर जाएगी। कमाल है सासा, ऐसे लोगों के बीच रहना, उनका साथी होना और उनके साथ काम करना, यह भी कितने सौभाग्य की बात है। तो सासा ने नरमी से उत्तर दिया। शाम को चाय पीते समय सोफिया ने माँ को संबोधित करते हुए कहा, नीलोना, तुम्हें एक बार फिर देहात जाना पड़ेगा। अच्छी बात है। कब? तुम्हारा क्या ख्याल है? 3 दिन में यह काम कर सकोगी? कर लूंगी। इस बार तुम्हें किराए की गाड़ी लेकर दूसरे रास्ते से निकोलोस्के जिले से होकर जाना पड़ेगा, निकोलाई ने कहा। वह बहुत परेशान और गंभीर था। यह मुद्रा उसे शोभा नहीं देती थी। उसकी हमेशा की सील और उदार मुद्रा इस प्रकार बिगड़ जाती थी। वह तो बहुत लंबा रास्ता है, निकोलस्के होकर, माँ ने कहा। और फिर किराए की गाड़ी करना तो और महंगा। सच पूछो तो, निकोलाई बोला, मैं वहाँ जाने के खिलाफ हूँ। वहाँ की हालत ठीक नहीं है। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुना है किसी मास्टर को गिरफ्तार किया गया है। हमें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या यह अच्छा न होगा कि हम कुछ दिन इंतजार करें? हमें उन लोगों के पास लगातार पढ़ने के लिए मसाला पहुंचाते रहना चाहिए। सोफिया ने उंगलियों से मेज पर तबला बजाते हुए कहा। नीलोना, क्या तुम्हें जाने से डर लगता है? उसने सहसा पूछा। माँ के दिल पर चोट सी लगी। मुझे कभी डर लगा है? जब मैं पहली बार गई थी तब भी मुझे डर नहीं लगा था। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर अब क्यों। उसने वाक्य पूरा किए बिना ही अपना सिर झुका लिया। जब भी वे लोग उससे पूछते, तुम्हें डर तो नहीं लगता, या तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है, या तुम यह काम कर सकोगी, तो उसे ऐसा लगता कि वे उससे कोई एहसान करने को कह रहे हैं और उसे सबसे अलग समझा जाता है। उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता जैसा वे आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं।
मुझसे यह सवाल क्यों पूछा जाता है कि मुझे डर तो नहीं लगता? उसने रूठे हुए स्वर में कहा। तुम एक दूसरे से तो यह सवाल नहीं पूछते। निकोलाई ने अपना चश्मा उतार कर फिर पहन लिया और अपनी बहन को घूर कर देखने लगा। माँ खामोशी के इस तनाव को बर्दाश्त न कर सकी। वह अपराधियों की तरह उठी और कुछ कहने ही जा रही थी कि सोफिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं कहूंगी, उसने बड़ी नरमी से कहा। यह सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कुछ ही मिनट बाद वे तीनों माँ के जाने की योजना पर बहस कर रहे थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे साम्यवाद पर आधारित रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 43 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।